कंसीव करने के लिए देनी होती है, सीड साइक्लिंग करवाई जाती है। तो उसमें जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होती है और लूटियल फेज होती है, ठीक है। तो उसमें सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सेसेमी सीड्स होते हैं, ये तमाम सीडलिंग करवाई जाती है 14-14 दिन के लिए, और ये कंसीव करने में बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसी तरीके से ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे चिकन जो है आजकल तमाम वो हार्मोन्स उसमें एडेड होते हैं, तो हम इसीलिए मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल ना किया जाए। अभी जिन कॉलर ने यहाँ पे कॉल की थी तो वो चेहरे पे फेशियल हेयर का जिक्र कर रही थी और वो अब कंसीव भी करना चाह रही हैं, तो वो यकीनन इस सिंड्रोम का शिकार है। या आप उन कॉलर की बात करें जिनके 4 बच्चे ऑलरेडी जिनके हैं और वो अब मजीद कंसीव करना चाहती हैं, तो पहले तो वो अपना वजन कंट्रोल करें, चिकन का इस्तेमाल कम करें, और इसी तरह के पेशेंट्स को हम सीडलिंग करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि इनके डेज कितना मैटर करते हैं, जैसे आपने 14 डेज बोला, यहाँ तो दिनों की तो कोई काउंट ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिनों का काउंट नहीं है, तो उसमें 14 डेज के लिए सीडलिंग करवाई जाती है और 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून ईच, और आपने चबा के खाना है इन सीड्स को, लेकिन साथ में आपने वजन कंट्रोल करना है, प्रोसेस फूड्स को कम करना है। हमारे यहाँ जंक फूड का इंटेक बहुत है और उसके अंदर नमक का, चिकन का, इन्हीं तमाम चीजों का इस्तेमाल है, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल। चबा कर खाने की बात की, इसका मतलब है सफूफ की फॉर्म में नहीं, आपने चबाना है ताकि जो इसका नेचुरल ऑयल है वो अंदर जा सके, अच्छा, जिंक का बहुत ज्यादा रोल है इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी को मैनेज करने में। तो जिंक और विटामिन डी की डेफिशिएंसी दोनों ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हमारे किसमें मिल सकता है? देखिए, हमें जो है ना जिंक हमें लेंटिल्स में, दालों में, अंडे में, लेग्यूम्स में मिल सकता है। विटामिन डी हर बंदे का आप जब टेस्ट करवाएं तो तकरीबन कम आती है, क्योंकि सूरज की रोशनी कोई हासिल नहीं करना चाहता। मछली का इंटेक लोगों के यहाँ बहुत कम है, तो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं, एक तो हम वो जरूर देते हैं, और दूसरा ऐसा सीरियल ले लें जिसमें विटामिन डी हो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का इनफर्टिलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो विटामिन डी का इंटेक लें, दूध का इंटेक जरूर रखें, अंडा जरूर डाइट में इस्तेमाल करें ताकि विटामिन डी कवर हो, जिंक जरूर कवर हो, और मैग्नीशियम। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जिसका ताल्लुक इनफर्टिलिटी से भी है और औरत की सेहत से भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉलनट्स जो हैं वो कंसीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। और लौंग का कहवा, तो वॉलनट्स जो हैं वो रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल कर लें, और लौंग का कहवा जो है वो मर्द के स्पर्म की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बेहतर करता है, और खवातीन की फर्टिलिटी को भी। ये 2 चीजें, और वॉलनट्स और जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी, बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके फर्टिलिटी। क्या बात है, मतलब देखें ना, ये विटामिन डी जो है वो हमारी जड़ी बूटियों में, मैंने अभी बताई है सफेद मूसली, इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसे पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें 45 दिन तक। 45 दिन बाद अपना विटामिन डी आप टेस्ट करवाएं, 26 से 30 आपको इक्वल मिलेगा। प्लस सिंघाड़ा पाउडर आपने बता दिया, उसमें कैल्शियम है, वो भी वही चीज हो गई। सही। अच्छा, हमारे साथ केस है, बुशरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। बुशरा, मैं चाहूँगी अपनी प्रॉब्लम बयान करें। मेरी शादी को तकरीबन 6 मंथ गुजरे थे, तो मैंने फिर कंसीव किया, तो तकरीबन 6 वीक्स हो चुके थे, उसकी ना हार्ट बीट नहीं शो हो रही थी। फिर डॉक्टर 8 वीक्स गुजर गए, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है तुम्हें कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो 12 वीक में वो हो गया, मिसकैरेज हो गया। आपने कहा कि आपके बच्चा की 6 वीक तक हार्ट बीट नहीं आई थी, फिर वो 8 वीक में भी नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर 10 वीक में नहीं आई ना तो हम इसको जो है ना वो कर देंगे, अगर 6 और 8 में ही ना आ जाए तो फिर तभी आपको आइडिया हो जाता है। डेफिनेटली हो जाता है ना, क्योंकि 6-7 वीक तक आ जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना, जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि ये आपकी ब्लीडिंग भी हो चुकी है और ये बच्चा जो आपका वेस्ट हो गया, जिसको टिश्यूज जो है वो आपकी वॉल पे लगे हुए। इसके लिए हम ये करेंगे कि या तो आपको हम सफाई नहीं करेंगे, हम ना सिर्फ आपको मेडिसिन ऐसी देंगे कि ये ब्लीड हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे 2 साल बाद दोबारा मेरा एक बेबी मतलब कंसीव हुआ, लेकिन उसका ये इशू हुआ कि 7 मंथ में मेरे बच्चे की ग्रोथ रुक गई। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करने लगी वो कहने लगी कि या तो तुम्हारी फैमिली में सबकी हाइट बहुत कम है कि बच्चा इतना छोटा शो हो रहा है, वीक्स ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी भी हाइट नॉर्मल है और मेरे हस्बैंड तो मुझसे ज़्यादा अच्छे खासे लंबे हैं। तो बहरहाल फिर थोड़ा 1 हफ्ते का गैप आया। डॉक्टर ने कहा नहीं, ये जो है ना सर्वाइव नहीं कर रहा है, आप ऐसा करेंगे इसको डिलीवर कर लें। और डिलीवर करने पर भी ये होगा कि ये खुदा न खास्ता जहनी माजूर होगा या ये नाबीना होगा। तो मैं बज़िद हो गई, मैंने कहा नहीं अल्लाह मालिक है, मैं ना कोशिश करती हूँ उसको 9 मंथ में कंप्लीट करती हूँ, अल्लाह ताला मौज़ा करने वाला है। लेकिन डॉक्टर मुझे कंटिन्यू ये कहती हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर बच्चा खुदा न खास्ता पेट में उसका कुछ हो गया
तो उसका जहर तुम्हें भी इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन मैंने किया उसको, 9 मंथ मेरे हुए, जब वो बच्चा मेरा डिलीवर होने ही वाला था उससे 1 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी थी, लेकिन जब वो डिलीवर होकर आया ना तो वो बच्चा पूरा नीला था, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी, वो नीला हो गया था। उसके बाद फिर मेरा एक और बेटा हुआ 2 साल बाद। ये भी नहीं कि फ़ौरन मेरे बच्चे हुए हों, टाइम लगता था। 2 साल बाद हुआ, उसके साथ भी यही सीन हुआ कि 32 वीक्स हुए। डॉक्टर बहुत हैप्पी कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारा सब कुछ, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई। मेरे 2 बेटे ऐसे चले गए। फिर मैं इतनी ट्रॉमा में आ गई, मैं अपने हस्बैंड से डरने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देंगे, कि मेरे बच्चे नहीं कंसीव हो रहे हैं मेरे बच्चे। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा कसूर ही नहीं है, अगर ये बच्चे ठहरते ही नहीं तो तुम क्या कर लेती। और बच्चे मतलब वो जो पेट में लेके फिर रही है, और जब उससे एकदम ये बच्चा छिन जाए तो उसके लिए कितनी तकलीफ है। मैं कहती थी कि मैंने तो महसूस किया, इसकी मूवमेंट, इसकी हार्ट बीट में महसूस करती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी मैं तुमने तो सिर्फ देखा है ना, मैंने तो महसूस किया है। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर 2 साल बाद मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए। डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह तुम्हारे पीरियड्स भी सब सही हैं, तुम ऐसा करो कंसीव करने की कोशिश करो, ट्राई करो। तो हमने ट्राई किया, फिर हमारे साथ यही हुआ मेरे साथ कि मेरी जो है ना वो डेट आ गई और ये सब वेस्ट हो गया। 3 मेरे बच्चे इस तरीके से, चौथा बच्चा। अब जो है ना लास्ट में जून में गई थी, जब मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई अब 2 साल का 3 साल का गैप आ गया है, अब आप करें, तो डॉक्टर ने कहा कि देखें अल्ट्रासाउंड करवा के आए। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई तो डॉक्टर ने मुझे एकदम ये खबर सुना दी कि जी आपको तो सिस्ट का भी हो गया है और आपको फाइब्रॉइड भी हो गई है। अच्छा, सिस्ट जो है ना वो कह रही है कि वो पानी वाली है, वो इसका इशू नहीं है, वो तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। लेकिन फाइब्रॉइड के लिए ये है कि तुम कोशिश करो कंसीव कर लो, तो हम ना जब तुम्हारा बेबी होगा ना तो हम उसके साथ तुम्हारा यूट्रस रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए डेंजर है। ये ना अभी छोटी है, ये अगर बड़ी बन गई ना तो फिर तुम्हें बहुत बड़ा मसला कर सकती है। तो मैं मतलब समझ ले मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं बचा अब। नहीं ऐसा नहीं, मुझे बताएं डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, इनका जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, डेफिनेटली कोई जब बेबी ने ग्रोथ नहीं की तो आपके अगर 12 हफ्ते से पहले तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका काउंट होता है, तो इन्फेक्शन था। अभी किस डॉक्टर को दिखा रही थी, बेहतर ही होता है आप टर्शियरी केयर में जाएं। सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताऊं, वहाँ क्या होता है, मैं अगर आरए में हूँ तो ये एसआर है, वो प्रोफेसर है, वो एचओडी है, तो क्या होता है केस वेरी करता है और स्टडी केस बनता है। इस तरह के केस हम गवर्नमेंट में ये देखते हैं, स्टडी केस। अभी मुझे नहीं पता बिहाइंड द स्टोरी कि इनकी पूरी हार्मोनल इम्बैलेंस था, इनके हस्बैंड का इशू था, की डिलीवरी से हाइपरटेंसिव। अच्छा, मुझे जो लग रहा है कि ये बीपी हाई हुआ होगा सेकंड प्रेगनेंसी में। बीपी की ग्रुप भी, मेरा शुगर भी नॉर्मल रहती थी, शुगर अलबत्ता लो हो जाती थी। लो होना या हाई होना दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मगर बेबी की ग्रोथ ना करना सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद तो क्या होता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव। अच्छा, मेंटली ट्रॉमा ऑलरेडी ये लीविंग थी, तो उससे क्या होता है कि मेंटली ट्रॉमा जो होता है ना वो आपको साथ साथ चल रहा होता है। अगर आप हाइपरटेंसिव, जैसे हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इस तरह के केसेस को क्या होता है, ये स्टडी केस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप किसी टर्शियरी केयर में जाएंगी ना, इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर ये समझूंगी बजाय किसी प्राइवेट एक डॉक्टर को दे। वहाँ क्या होता है पूरा पैनलिस्ट होते हैं, वहाँ पे एक इस तरह का केस क्या होता है एचओडी देखती है। आप ये देखें ना, जहाँ पे इतनी, मैं अब इससे पहले कि मैं इजाज़त लोगों से, ये जो इतने ऐसे मल्टीपल ट्रेजेडी से गुजरी हैं वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है इनकी हेल्थ के लिए, कि जो अभी भी जिनको ये कहती है मुझे मेरे हस्बैंड से डर लगने लगे, मुझे छोड़ना था। हस्बैंड के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये लॉस, ये भी तो लॉस देखे ना कि ये खुद कितने लॉस से गुजर रही हैं। एक मिसकैरेज इंसान का तो जिंदगी भर आपको याद रहता है कि वो कितना तकलीफ देह था आपके लिए, कि यू लॉस्ट अ चाइल्ड। मतलब दुनिया के लिए तो आप मिसकैरेज है, लेकिन यू एक्चुअली लॉस्ट, आपके लिए तो फीटस भी नहीं है, आप उसको फीटस भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरा बच्चा मुझसे चला गया। तो ये तो उनके एक नहीं दो नहीं कि तो 4 ऐसे वाक़यात हैं। ट्रॉमा आफ्टर ट्रॉमा, शी इज़ इनटू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये तो अपना बच्चा भी खो रही हैं और अपना आप भी खो रही हैं। तो इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए वो इनको वो स्पेस दी जाए कि जहाँ पे ये अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बयान करें और अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकें। एटलीस्ट जो अल्लाह ताला ने उनको जितनी ज़िंदगी अभी दी है वो अपनी ज़िंदगी तो जी सके ना। अपने अंदर वो पीसफुल स्पेस तो प्रोड्यूस करें। लेकिन अब इसमें ज़ाहिर है हम एक्सेप्ट ही करेंगे ना।
एक चीज़ हमारी दायरे इख्तियार से बाहर है, रियलिटी यही है। ये तो है। मैं अपने हस्बैंड से बाकायदा रो के ना माफिया मांगने लगी। मैंने कहा आप माफी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहने ये तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। मैं इतनी हकीकत में मैं इतनी ट्रॉमा में आ गई थी, मुझे लगता था मेरा शौहर तो मुझे छोड़ देगा, अब तो मुझे छोड़ ही देगा कि ये बच्चे मेरे जो है ना खराब, और आसपास के लोग भी तो हमें डर गई थी। लेकिन अल्लाह का नाम शुक्र है, जितना आप गिल्टी होगे ना, देखो हमारा और यूट्रस का एक मेंटली जो कनेक्शन है ना, दिमाग का और यूट्रस का, जो आप सोचोगे वो उसको मतलब ये समझो जो खा रहे। सोसाइटी मुझे लगता है कि हमें शायद हमारी सोसाइटी में ऐसी स्टोरी जो इतनी आ चुकी है कि हमें आपसे माफी मांगने की जरूरत है कि एक तो आप इतनी तकलीफ से कर्ब से गुजर रही हैं और फिर आप माफिया मांग रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी गलती है? मैं डरती इतना थी। अच्छा फिर मुझे लोगों ने कहा कि ये 18 की कोई बीमारी है, ये 18 की बीमारी होती है। अब मुझे सब कह रहे हैं कि तुम ना एलोपैथिक को छोड़ो, तुम होम्योपैथिक की तरफ आ जाओ, तो ये सिस्ट का। लेकिन वैसे आपने लोगों की सुनी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है लेकिन वक्त आपका तो मुख्तसर है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।